Hello guys, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. Welcome to High Speed Education. आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। हमारे आसपास जो भी चीज होती है, जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिस चीज का मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements as air, earth, fire, sky and water. These were called Panchtattvas. हम अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। वो 5 तत्व है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब मैटर को और 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल। फिजिकल हम जनरल बचपन से पढ़ते आए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हमें केमिकल पढ़ने की बारी आई है। केमिकल 2 चीज में क्लासिफाई हो सकता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस 2 चीज में क्लासिफाई होते हैं, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। मिक्सचर भी सिमिलरली होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के फॉर्म में क्लासिफाई होते हैं। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर में हमें 5 पॉइंट दिए टेक्स्ट बुक में, वो 5 पॉइंट पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम हर एक पॉइंट को टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैटर बहुत सारे पार्टिकल्स से बना होता है। ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे तो बनती ही नहीं है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे हम जाएंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला। ये उसका इमेज है। इसमें हमने बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाला, उसमें हमने सॉल्ट या फिर शुगर दोनों में से कुछ भी डाल दिया। हमने एक लेवल पे पानी के परमानेंट मार्कर से सपोज हमने लाइन खींच दी। अब इस पानी के लेवल में हमने सॉल्ट और शुगर डाला, तो भी हमने बाद में नोटिस किया कि पानी का लेवल तो बढ़ा ही नहीं। अब इसका रीजन क्या है? ये जो वाटर के पार्टिकल्स है, इसके बीच में जाके सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जाके सेटल हो गए, इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो गए कि अंदर जाके एडजस्ट हो गए। अब सेकेंड पार्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने 2 से 3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको हम KMnO4 कहते हैं हायर लेवल पे। हमने 100 ml वाटर लिया एक बीकर में, उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिजोल्व कर दिए। अब हमने 100 ml में से 10 ml निकाल लिया। इस 10 ml को हमने दूसरे 90 ml पानी के बीकर में ट्रांसफर किया। अब ऑब्वियस सी चीज़, हम कोई भी कलर, वाटर कलर से भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो। हमने वाटर कलर हमने एक बीकर में लिया या फिर कोई भी ग्लास में लिया घर पे, और वो उसमें से हमने 1 स्पून या 2 स्पून लेके दूसरे मतलब क्लीन पानी में वापस डाला, तो कलर लाइट होता जाएगा, पर डिसअपियर बहुत टाइम के बाद डिसअपियर होगा। मतलब बहुत सारे पार्टिकल होंगे। एक हमने चलो एक ब्रश लिया या फिर 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको हमने डिसॉल्व किया, मतलब कितने सारे पार्टिकल्स हो गए ताकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वो कलर डिसअपियर नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारे पार्ट हो गए उसके। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये पॉइंट हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया वाटर एंड सॉल्ट वाला, सेम सिमिलरली एक्सप्लेन होता है कि सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गए, तो मतलब उस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगी तभी सॉल्ट अंदर एकोमोडेट कर पाएगा ना। मतलब ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से प्रूव हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके लिए हमने सिमिलरली एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर हमने 1 या 2 ड्रॉप ब्लू और रेड इंक डाल दिए। अब ब्लू और रेड इंक हमने डाला और हमने उसको थोड़ा देर अनडिस्टर्ब कर दिया। अब इंक है तो इंक की इंक स्प्रेड हो जाएगी पूरे। हम अक्सर स्कूल में पेन लीक होती है तो तुरंत ही इंक स्प्रेड होने लगती है। सिमिलरली हम गैस का भी, गैस के पार्टिकल्स पूरे एयर हम है उसमें कितने सारे गैसेस हैं, वो सब स्कैटर ही होते रहते हैं।
तो ये इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि हमको एक आयरन नेल, चौक का पीस और रबर बैंड लेना है। हमको उसको हैमर से ब्रेक करना है या फिर कट करके या फिर स्ट्रेच करना है। तो ऑब्वियस चीज़ है, चौक बहुत इजीली टूट जाएगा। उसके बाद रबर बैंड का थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, मतलब वो थोड़े टाइम बेयर करेगा और फिर टूट जाएगा। और आयरन नेल हम हैमरिंग से भी नहीं तोड़ सकते, स्ट्रेचिंग से भी नहीं तोड़ सकते और कटिंग से भी नहीं तोड़ सकते। मतलब सर्टेन लेवल के बाद वो टूट जाता है, बट बहुत हार्ड होता है वो तोड़ना। इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो मतलब टूट जाता है ना तुरंत। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का स्पेस मिनिमम होता है, इसलिए वो कॉम्पैक्ट होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम होता है, इसलिए हमसे इजीली सॉलिड चीज़ें टूटती ही नहीं है। वो ज़्यादा पार्टिकल्स मूव नहीं करते, इसलिए वो स्टेडी रहते हैं। वो कंप्रेस नहीं हो सकते। लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, गैस कंप्रेस हो सकता है, और सॉलिड पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट उनका डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। अगर हम 1 लीटर लिक्विड लेके हम उसको कोई भी शेप के बर्तन में डालेंगे, वो बर्तन का शेप ले लेगा। उनका स्पेस, पार्टिकल्स का स्पेस मीडियम है, मतलब जो सॉलिड का बहुत कम होता है, गैसेस का बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड का मीडियम होता है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, सब चीज़ लिक्विड में इंटरमीडिएट आती है। ये कंप्रेस हो सकता है, बट बहुत कम कंप्रेसिबल हो सकता है। इनका ये डिफ्यूज ज़्यादा होता है सॉलिड से। नाउ गैसेस के पास ना डेफिनेट शेप होता है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस पूरे कंटेनर की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सपोज हमने 1 kg गैस भरा, अगर 1 kg गैस हमने एक रूम में भरा या फिर 1 kg गैस हमने एक कंटेनर में भरा, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, अपने आप वो फैल जाएगा। इनका जो पार्टिकल का स्पेस होता है इनके बीच में, वो मैक्सिमम होता है। और ये देखो कितने दूर है, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ये बहुत मूव करते पार्टिकल्स, वो तो ऑब्वियस है। और ये कंप्रेस हो सकते हैं। अगर हम गैस को कंप्रेस कर देंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। अगर लिक्विड को फर्दर कंप्रेस करते हैं तो सॉलिड बन जाएगा। इसका एग्जांपल एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस हम कंप्रेस करके वो लिक्विड बन जाता है। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। ये सब चीज़ें जो एक्सप्लेन की, वो गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम है। अब हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हर स्टेट इंटरचेंजेबल, सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी हो सकता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इंटर कन्वर्टेबल है। अब जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, और सिमिलरली हम उसको कूलिंग पे जाएंगे तो गैस लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आइस है। आइस को हमने हीट किया तो वो वाटर बन जाएगा, और वाटर को हीट करने पे स्टीम बन जाएगा। ये उसका डायग्राम है। अब फर्स्ट, मेल्टिंग। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move freely. Then at a particular temperature, the solid melts and change into liquid. The process of melting is known as fusion. अब जो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है उसको फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड को जब हमने हीट करना स्टार्ट किया तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वाइब्रेशन होगा तो कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती तो मतलब ज़्यादा फ्रीली हो। मतलब अगर हम भीड़ में हो गए, सपोज हम लोग एक जगह पर घूमने गए, वहाँ पर बहुत क्राउड है, एक दूसरे को धक्का धक्की करते तो फिर थोड़ी सी स्पेस बनने लगती है धीरे धीरे। जब क्राउड खाली होने लगता है तब स्पेस बढ़ने लगती है। सिमिलरली वैसा ही इमेजिन कर सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं हीट होने पर और ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े फ्री हो गए तो वो लिक्विड बन जाता है।
इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी कहते हैं। नाउ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्या है, हमको कोई भी जो हीट रिक्वायर होती है जिससे फिजिकल स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड से गैस हो, वो हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट बेसिकली स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट करती है। जो हीट स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट करे उसको लेटेंट हीट कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन ये हम हीट एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड कर दें एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो लिक्विड का वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ना सिमिलरली बॉइलिंग। अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स और फास्ट मूव होने लगते हैं, मतलब वाइब्रेट होगी तो और फास्ट मूव करेंगे और स्पेस बनाएंगे, मतलब वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन है। व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। जैसे सॉलिड मेल्ट होता है तो धीरे धीरे करके वो लिक्विड बनता है, बट जब लिक्विड स्टीम होना स्टार्ट होता है तो मतलब बहुत सारी स्टीम एक साथ निकलने लगती है, मतलब ये बल्क में होता है। एक ड्रॉप लिक्विड वेपराइज नहीं हो सकता एक साथ में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को 273 करेंगे तो 100 मतलब उसमें 100 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का बेसिक यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो हम सब चीज़ों को केल्विन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं रखना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मैंने जो कहा वो अब इसमें स्टेट चेंज वेपोराइजेशन है, ये लेटेंट हीट वेपोराइजेशन के लिए, मतलब इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि बॉइलिंग उधर मेल्टिंग पॉइंट था, इधर बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और इधर लिक्विड इंटू गैस है, उधर सॉलिड इंटू लिक्विड था। ये रहा टेम्परेचर का इफेक्ट मॉलिक्यूलर मोशन पे। हमने जब टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया था तब सॉलिड पार्टिकल्स बहुत पास में थे। अब जब हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगे तो स्पेस बढ़ने लगी। अब ये स्पेस बनी, यही डायग्राम हमने पीछे देखा था। ये लुक, इसमें कितने स्पेस है पार्टिकल्स हैं, सिमिलरली उतनी स्पेस इधर है, मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। सिमिलरली ये लिक्विड है और इसको हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो ये हॉट होने पे इसके भी पार्टिकल स्प्रेड हो गए, इसलिए गैस बनने लगा। नाउ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब गैस से डायरेक्ट सॉलिड या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस। जैसे हम सॉलिड टू लिक्विड को फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड टू गैस को वेपराइजेशन कहते हैं, सिमिलरली सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड को सब्लिमेशन कहते हैं। So change of state directly from solid to gas or from gas to solid is called sublimation. इसका बेस्ट एग्जांपल कैम्फर है। कैम्फर मीन्स कपूर। कपूर को हम कभी भी पूजा में आग लगाते हैं तो फिर उस डायरेक्ट वो वेपर बनने लगता है, मतलब डायरेक्ट वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी स्मेल तुरंत फैलने लगती है। ये बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का। और जब वो हमने अगर वो फ्यूम्स इकट्ठा की, हमने कोई फनल में हमने वो अगर फ्यूम्स इकट्ठा करें और उसको कूल डाउन होने लगे तो वो वापस सॉलिड बनेगी, उसका कोई लिक्विड फेज नहीं है। ये एग्जांपल हुआ सब्लिमेशन का। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। अब प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है गैसेस पे। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। जब हमने गैस पे प्रेशर डाला तो गैस के पार्टिकल्स साथ में मतलब क्लोज आने लगे। अगर हम हीट करते हैं तो फिर अगर दूर जाएंगे, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर वो पास भी आएगी ना। हमने अगर कोई चीज़ पे प्रेशर अप्लाई किया, सपोज़ हम कुशन है, हम कुशन को प्रेस करते हैं तो वो दबने लगता है ना। सिमिलरली अगर हम गैस को प्रेस करेंगे तो वो दबने लगता है, और अगर पार्टिकल्स क्लोज आने लगे तो वो लिक्विड का ओरिएंटेशन बनाता है। सो वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड मतलब वो स्टीम बनने लगेगा, मतलब हमें टेम्परेचर तो रिड्यूस करना पड़ेगा और प्रेशर अप्लाई करेंगे हम उसके साथ साथ।
तो गैस का लिक्विड बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल है कार्बन ड्राई आइस। हमने कभी कभी ड्राई आइस देखा, मतलब होटल, मतलब कभी भी हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो ड्राई आइस उधर होता है। कई बार हमने वो नाइट्रोजन का वो भी खाया होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करते हैं, सॉलिड करते हैं, इससे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल है। सॉलिड से गैस में तो गैस से सॉलिड का तो ईजी है, दोनों उस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन ही है। अब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना मतलब फ्यूजन, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है। लिक्विड से गैस मतलब वेपराइजेशन। हमने छोटे थे तब हमने पढ़ा था कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, रेन कैसे होती है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस था। सिमिलरली बस वही, गैस टू लिक्विड मतलब कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड मतलब सॉलिडिफिकेशन। इवेपोरेशन, ये चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। अब इवेपोरेशन, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फ़र्क क्या है? वेपोराइजेशन तब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब वाटर का सपोज बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बट अगर वाटर को 70 डिग्री सेल्सियस की 35 डिग्री सेल्सियस उसको तब वेपर बनना हो, उस पॉइंट को या फिर वो टेम्परेचर को इवेपोरेशन, तब वो फेनोमेनन हम इवेपोरेशन कहते हैं। कोई भी टेम्परेचर चलेगा बट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। सो द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। Evaporation is a surface phenomenon. Particles from surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and change into vapor state. अब evaporation surface phenomenon है, कोई भी surface पे ही होगा evaporation। सपोज हमारी बॉडी पे से स्वेट evaporate होगा, वो उसको हमारा बॉडी सरफेस मिला। अब जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो प्लांट्स के लीफ सरफेस पे कभी कभी पानी होता है, वो evaporate होता है, उसको लीफ सरफेस मिल गया। सी सरफेस पे भी पानी इवेपोरेट होता है। सब मतलब सरफेस फिनोमिना है, सरफेस चाहिए पानी को इवेपोरेट होने के लिए। अब वो जो पार्टिकल्स है सरफेस पे, वो एनर्जी गेन करते हैं, फिर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वाटर पार्टिकल्स के आपस के, उसको ओवरकम करने के लिए उनको एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको हीट से मिलती है। वो हीट जब एनर्जी पूरी कर देती है, सफाइस हो जाती है एनर्जी, तब वो सरफेस से राइज होते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये चार ही फैक्टर है जिन पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर सरफेस एरिया। अब जितना ज़्यादा सरफेस हो, मतलब ये तो लॉजिकल है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी पानी इवेपोरेट होगा। अगर हमने एक टम्बलर पानी लिया है सपोज, उसको हम डायरेक्टली सन के पास रखेंगे तो इसको इवेपोरेट होने में शायद, अगर समर सीज़न होगा तो 2-3 घंटे में इवेपोरेट हो जाएगा। बट अगर हम वो पानी सरफेस पे फैला दें, मतलब वो गिरा दे पानी सरफेस पे, तो मैक्स टू 30 मिनट्स में इवेपोरेट हो जाएगा, अगर आफ्टरनून का टाइम है तो। मतलब हम जितना सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा पानी। मतलब कोई भी चीज़, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मैंने अभी कहा कि समर में और विंटर में टाइम चेंज होगा। अगर हमने पानी फर्श पे भी मतलब गिरा के रखा है तो अगर समर सीज़न होगी तो 30 मिनट्स में हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसी जगह विंटर होगी तो उसको 6 घंटे 5 घंटे कितने भी घंटे लग सकते हैं इवेपोरेट होने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन है। इसको हम दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। टेम्परेचर अप्लाई करने पे हमने देखा है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने पे फ्री हो जाते हैं मूवमेंट। अब अगर उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जल्दी ओवरकम हो जाएगा, ये पॉइंट है। पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर टेम्परेचर आएगा तो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, तो वो ओवरकम जल्दी कर लेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो गए। ये दो कंसेप्ट से टेम्परेचर इफेक्ट समझ में आता है।
इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होता है? एयर में जो पानी होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो उससे डिक्रीज कैसे हुआ? अगर सपोज एयर में पानी है और सनलाइट आ रही है, फर्श पे पानी गिरा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी मतलब एयर में पानी बहुत है, तो अब जो सनराइज़ गिरेगी पानी पे, फर्श पे गिरे, तो पहले फर्श पे गिरे पानी को क्यों एब्जॉर्ब करेगा? उसके पास ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में उतना पानी है कि वो पहले उसको एवेपोरेट करेगी, उसके बाद वो फर्श के पानी पे उसका टाइम आएगा। मतलब अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना एवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, अगर नेग्लिजिबल होगी, जैसे कि समर सीज़न में होता है, समर सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए पानी जल्दी एवेपोरेट होता है। और इसी जगह हम मानसून में देखेंगे तो हमारे घर पे मम्मी कपड़े घर में सुखाती है या फिर बाहर सुखाती है, मतलब दोपहर के टाइम को बाहर डाल ही देती है ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि मानसून में ज़्यादा पानी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर, तो इवेपोरेट होने मतलब कपड़ा जल्दी सूखेगा ही नहीं क्योंकि इवेपोरेशन बहुत कम होगा। सिमिलरली विंड स्पीड, जितनी हवा ज़्यादा होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। अब हवा है तो अगर एयर इवेपोरेट होता गया पानी, वो हवा अगर मतलब तेज़ होगी तो वो पहले इवेपोरेट मतलब ज़्यादा स्टीम को वो अपने साथ ले जाएगी, ह्यूमिड एयर को अपने साथ कैरी करके आगे ले जाएगी, मतलब बार बार एयर की ह्यूमिडिटी वो डिक्रीज़ करती जाएगी। इसलिए अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। ये उसका डायग्राम है। नाउ चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब जब when a liquid evaporates, the particle of liquid absorbs heat from the surrounding and evaporates, so the surrounding becomes cool. अब जब लिक्विड एवेपोरेट होगा मतलब एक लिक्विड को पार्टिकल को हीट तो चाहिए होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, तो अब लिक्विड पार्टिकल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उसका एक ही सोर्स है, हीट। तो लिक्विड पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग्स में से। अब सराउंडिंग में से हीट कम हुई तो मतलब ठंडक बढ़ेगी, कोल्ड मतलब कूलिंग बढ़ेगी ना, ये मतलब आसपास। तो जब लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, तो सराउंडिंग कूल हो जाती है। इसका एक एग्जांपल होता है, हम कभी कभी हम गांव में जाते हैं तो लोग मतलब दोपहर को पानी डाल देते हैं आंगन में, वो उसका एक ही पर्पज़ है, पानी स्प्रिंकल करेंगे रूफ पे या फिर ग्राउंड पे, तो वो पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा गर्मी के टाइम पे। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो उतना एरिया ठंडा हो जाएगा और इससे हमको मतलब दोपहर के टाइम को थोड़ी सी ठंडक रहती है, फिर रात के टाइम को ठंडक रहती है हमें। उसका दूसरा एक एग्जाम्पल, हम स्वेटिंग बहुत होती है समर में, पसीना बहुत बहता है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। समर में हमको पसीना होता है, अब वो पसीना हमारे शरीर में से हीट एब्जॉर्ब करेगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम बाहर का टेम्परेचर ही आजकल 45-50 मतलब 46 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसलिए हमारा स्वेट अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो और बाहर का टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस है, समर में हमें पसीना होता है, अब वो पसीना अब हमारे बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वो पसीना उड़ जाएगा हवा में, अब हवा में उड़ जाएगा बट हमारे बॉडी में से उसने जो हीट एब्जॉर्ब की उसके एक्सचेंज में वो कूलिंग देगा हमारे बॉडी को, इसलिए हमारे बॉडी को कूलिंग मिलती है। हमें पसीने से कूलिंग मिलती है समर टाइम पे, हमें भले फील ना हो पर हमने बहुत काम किया, बहुत पसीने से लथपथ होगा और फिर हम अगर पंखे में बैठे गए आते तो हमको अलग ही कूलिंग मतलब फील होती है। हमने अगर शावर लिया या फिर कुछ भी मतलब नहा के आए तब भी हमको थोड़ी सी कूलिंग महसूस होती है। इसका बस यही रीज़न है, शावर में भी लिक्विड एब्जॉर्ब करता है हीट हमारे बॉडी की, जो स्वेट पानी मतलब जो स्वेट हमने निकाला हमारे बॉडी में से निकला वही हमने ऊपर से डाल दिया शावर में, वो तो सेम प्रोसेस रहा है, उससे बस और इफ़ेक्ट भी सेम ही आ रहा है, हमको कूलिंग मिलती है। और एक हमने देखा है हमारे घर पे नॉर्मली कि हम समर में कॉटन क्लोथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका बस बेसिकली गिव रीज़न में बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर।
इसका बेसिक रीज़न है कि कॉटन क्लोथ्स स्वेट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन बहुत ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट है। कॉटन स्वेट एब्जॉर्ब करता है। अब स्वेट एब्जॉर्ब की तो हमारे बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब हुई तो बॉडी कूल हो गई। अब कॉटन में जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसकी वजह से जो कॉटन में हमारा स्वेट लगा था वो भी उड़ जाएगा, मतलब क्लोथ भी ड्राई का ड्राई ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्लोथ भीग गया। क्लोथ भीगा भी रहेगा तो आधे घंटे में सूख जाएगा हमारे बॉडी में, मतलब ऐसे ही रह के सूख जाएगा। इसलिए कॉटन क्लोथ्स हमें ठंडक देते हैं समर टाइम पे। दूसरा एक एग्जांपल है कूलर। हमारे घर पे मतलब कूलर या फिर एसी कुछ तो होता ही है, समर टाइम बहुत यूज़ होता है। अब इसमें क्या फंक्शन कैसे करता है, कूलर में हम ऊपर से पानी डालते हैं। अब वो पानी पंप फिल्टर में डालते हैं। फिल्टर बाहर से उसका जो पंप होता है, मतलब जो फ़ैन होता है उसका, वो बाहर से गर्म हवा अंदर की ओर खींचता है। अब वो खींचा हुआ हवा, गर्म हवा, वो फिल्टर में जो हमने पानी डाला हनी कॉम्ब में, ये हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पानी स्टोर होके रहता है। अब जब गर्म हवा अंदर आई तो लिक्विड ने हीट एब्जॉर्ब कर ली जो हवा थी उसकी। अब हीट एब्जॉर्ब कर ली और इवेपोरेट होने लगा हीट, मतलब जो लिक्विड है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा। और जो हवा थी वो गर्म में से अब ठंडी होगी और वो फ़ैन उसको थ्रो करेगा, इससे हमको ठंडी हवा मिलती है बाहर। बस यही चैप्टर है का बेसिक, मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट, लेटेंट हीट, इवेपोरेशन, ज़्यादा मतलब 2-3 प्रोसेस पढ़ी, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन, और जो मतलब बेसिक चीज़ें होती है मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब नेक्स्ट चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस, प्योर। ये चैप्टर इसका कैरी आउट होगा। ये सब चैप्टर केमिस्ट्री में फॉलो होते हैं। ये बहुत बेसिक है, बट ये बेसिक हमको 11th-12th तक काम आएगा। और ये इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं, ये हमको नॉलेज होता ही है, बट ये तो सिर्फ नेम सेट के लिए पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करूँगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब